फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए सेकेंड ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं जो एमए सेकेंड ईयर का पेपर था, पेपर फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र था, वो किस प्रकार 2016 में आया था, इसी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें एमए सेकेंड ईयर वालों के लिए, शिक्षा शास्त्र का पेपर है, पेपर प्रथम है और पेपर का नाम है तुलनात्मक शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, आप में जो है 5 पेपर होते हैं। ठीक है, एमए में जो है 5 पेपर होते हैं, मतलब एक ईयर में उनको पढ़ना रहता है। तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में चेंज हो, ये अवध वाले, लखनऊ वाले और राजस्थान वालों के लिए तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो जिसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। हो सकता है जो तुलनात्मक शिक्षा है आप में द्वितीय प्रश्न पत्र में दिया हो, या आप में तृतीय या चतुर्थ या पांचवें प्रश्न पत्र में दिया हो। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को थोड़ा बहुत मिला लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आगे दिया है नोट करके, और नोट में लिखा गया है सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। ठीक है, मतलब सभी प्रश्न, जैसे आपका जो प्रश्न पत्र है वो 3 खंडों में बांटा जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो जैसे खंड आ आप जब पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे खंड आ देखिए दिया हुआ है, तो उसके नीचे क्या कुछ निर्देश दिया गया है, नोट करके उसको पढ़ के फिर हमें उन सारे प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। इसमें कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब प्रश्न एक भी आपको नहीं छोड़ना है। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में होने चाहिए। मतलब लगभग का मतलब हुआ कि आप 45 भी कर सकते हो, आप 55 भी कर सकते हो, 60 भी कर सकते हो, 48 भी कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर है, तो इसमें आपको 50 से प्लस ही लिखने हैं, 55 60 या ज़्यादा से ज़्यादा 75 कर दीजिएगा, 65 कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा मत जाइएगा। ठीक है, तो 65 से 50 के बीच में अपने प्रश्न को पूरा करने का प्रयत्न कीजिएगा, 50 से कम ना हो, ज़्यादा ही हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, पहले का जो पहला है, पहले प्रश्न का पहला प्रश्न कह रहा है तुलनात्मक शिक्षा का अभिप्राय है। आपको बताना है तुलनात्मक शिक्षा का अभिप्राय क्या है। आपको 50 शब्दों में इन सारी चीज़ों को बताना रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड प्रश्न जो है वो कह रहा है साक्षरता का अर्थ है। साक्षरता का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ये आपको बताना रहेगा कि साक्षरता होती क्या है। जैसे साक्षरता मतलब होता है कि आदमी साक्षर हो जाए, वो पढ़ना लिखना जान जाए, अपना हस्ताक्षर करना जान जाए, अपना नाम लिखना जान जाए, उसी को साक्षर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी उसको हो जाए, तो वही कह रहे हैं साक्षरता क्या है का अर्थ है, इसको आपको बताना रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न ऐसे ही तीसरा नंबर दे दिया गया है कि साक्षरता और शिक्षा में क्या अंतर है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, फिर कह रहा है जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। जनसंख्या विस्फोट मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में आपको बताना रहेगा। ठीक है, फिर कह रहा है बेरोजगार का अर्थ बताइए। अर्थ क्या है, मतलब आपको बताना है कि बेरोजगार किसे हम कहते हैं, किस आदमी को हम बेरोजगार कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं। जो चाय का ठेला लगाता है, क्या वो बेरोजगार है? या फिर जो नौकरी कर रहा है वही रोजगार है, और जो नौकरी नहीं करते वो रोजगार नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी रहेंगी। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न इसी प्रकार से आपसे पूछ लेता है कि शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्ति की आवश्यकता बताइए। इसी प्रकार से आपका जो है 7वां नंबर प्रश्न आ जाता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, इसी प्रकार से 8वां प्रश्न यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य बताइए, इनका कौन कौन सा कार्य होता है वो आपको बताना रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ लेता है मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो मुक्त विश्वविद्यालय होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, वो किन चीज़ों को केंद्र मान के चलता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 10वां नंबर प्रश्न आ जाता है कि तुलनात्मक शिक्षा की आवश्यकता आपको बतानी है कि तुलनात्मक शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों है। ठीक है, अब उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त आपका खंड नंबर 22 स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके भी नीचे कुछ नोट करके दे दिया गया है, और कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। मतलब आपको यहाँ भी सभी प्रश्न करने हैं, और उसके में से जो प्रश्न करेंगे हर एक प्रश्न का उत्तर लगभग 200, मतलब 210 भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, 200 प्लस ही चलना है, 200 से कम नहीं लाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न दे दिया गया है कि तुलनात्मक शिक्षा
की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तुलनात्मक शिक्षा की क्या विशेषताएं होती हैं ये आपको बताना रहेगा। अगर मान लो ये प्रश्न आपको नहीं आता तो अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि तुलनात्मक शिक्षा का महत्व बताइए, कि तुलनात्मक शिक्षा का क्या महत्व है ये हमें बताना रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका तीसरा नंबर प्रश्न आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या आ जाता है कि तुलनात्मक शिक्षा के विकास के द्वितीय अवस्था का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अगर मान लो ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप अथवा करके दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक विश्लेषण की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें भी अथवा अथवा करके दे दिया गया है, दो में से एक ना एक प्रश्न तो आपको आते होंगे। ठीक है, उनको 210, 220, 230, ज़्यादा से ज़्यादा 230, मैक्सिमम 230 और कम से कम मिनिमम जो है 200 शब्द आप मान के चलिएगा। इतने में अपनी बातों को रखने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपका चौथा नंबर प्रश्न आ जाता है, भूमंडलीकरण में शिक्षा की भूमिका बताइए। भूमंडलीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, अगर मान लो ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दे दिया जाता है। क्या, एक मिनट, अगला प्रश्न दे दिया जाता है, सामाजिक कारक जो तुलनात्मक शिक्षा को प्रभावित करता है की विवेचना कीजिए। आपको उस सामाजिक कारक के बारे में बताना है जो तुलनात्मक शिक्षा को क्या करता है, प्रभावित करता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो उन सारी चीजों के बारे में आपको बताना रहेगा 200 शब्दों में। ठीक है, अगर मान लो फिर अगला प्रश्न आपका इसी प्रकार से आ जाता है, थोड़ा सा इसको जो है बड़ा कर लें, एक मिनट, हाँ ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या आ जाता है कि इंग्लैंड की शैक्षिक संरचना बताइए। इंग्लैंड की जो शैक्षिक संरचना है वो किस प्रकार से ये आपको बताना है, या फिर अथवा करके आपसे पूछ लिया जाएगा अमेरिका की शैक्षिक संरचना बताइए। इंग्लैंड या अमेरिका दोनों में से किसी की भी पूछ सकता है, तो एक ना एक की तो आना आपको अनिवार्य है, जिससे आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकें और उनसे आप लाभान्वित हो सकें। ध्यान दीजिएगा, ये 2016 का पेपर है, 17 का भी करवाया जाएगा, 18 का भी करवाया जाएगा, 19 का भी और 20 तक का पूरा पेपर आपका इसी यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा और इसी अनुसार से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। देखिएगा जो क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन कॉमन रहे हैं 2 साल में 3 साल में, उसी के अनुसार आपको क्या करना है, तैयारी करना है और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को छू लेना है और उसके बाद जो ऑल वाला बेल आइकन होता है उसे ऑन कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसी प्रकार से आपका छठा नंबर प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शैक्षिक अवसरों को सुधारने में भूमिका बताइए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ था और जो शैक्षिक अवसर को सुधारा गया, मतलब जैसे लोग पहले सभी को शैक्षिक अवसर नहीं प्राप्त होते थे, सभी लोग नहीं पढ़ पाते थे, तो उनको क्या किया गया, उनको छूट दी गई, निःशुल्क शिक्षा, फिर धीरे धीरे करके अब तो देख रहे हो कि खाना वगैरह, कपड़ा भी, पैसा भी मिल रहा है। तो इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही ये आपको बताना है। ठीक है, मान लो ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो अथवा करके बता सकते हैं, भारत में अध्यापक शिक्षा। आपको बताना है कि भारत में अध्यापक शिक्षा क्या है, कैसे है, क्या क्या इसके लाभ हैं, क्या क्या हानि, विशेषताएं क्या हैं, महत्व क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताना रहेगा। 200 शब्दों में आपको इन सारी चीजों को क्लियर करना रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहीं से आपका खंड सा स्टार्ट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त। खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इसके भी नीचे नोट करके कुछ दे दिया गया, कह रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं, बस केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, 500 शब्द में होने चाहिए। मतलब 500 शब्द का मतलब समझ रहे हैं, लगभग लगा दिया गया है, मतलब 490 भी हो सकता है, 510 भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, वही चीज कि 500 प्लस ही करना है, 500 से कम नहीं करना। 510, 20, 30, मैक्सिमम 530 और मिनिमम 500 शब्द आपके होने ही चाहिए। ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको 2 या 3 नंबर माइनस करके दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसी प्रकार से आपका जो 7वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है, एक मिनट, अरे भाई साहब थोड़ा इधर हो जाओ, हाँ। 7वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि शैक्षिक बेरोजगारी का स्वरूप बताइए। जो शैक्षिक बेरोजगारी है उसका स्वरूप आपको बताना है, इसके कारण कौन से हैं तथा इसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं शैक्षिक बेरोजगारी है, उसका स्वरूप आपको बताना है। ठीक है, मतलब क्यों है, फिर उसके बाद इसका कारण क्या है ये भी आपको बताना है, और इसको कैसे सुधारा जा सकता है इसको बताना है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ों बताने के लिए आपको कई सारी हेडिंग की आवश्यकता पड़ेगी, और एक एक हेडिंग में अगर आप मिनिमम 40-40 शब्द रखते हैं, 50-50 शब्द, तो आपके आराम से 500 शब्द, 550 शब्द पूरे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न आपसे दे रहा है कि अमेरिका की व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली की संक्षेप में विवेचना कीजिए। ठीक है, क्या करना है, विवेचना करना है। फिर कह रहा है तथा इसकी तुलना भारत से कीजिए। पहले आपको अमेरिका की जो व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली है उसकी संक्षेप में आपको बता देना है कि हाँ ऐसी ऐसी व्यवस्था है। फिर आपको भारत को एक तरफ लिख देना है और एक तरफ अमेरिका को लिख देना है और दोनों की क्या करना है, तुलना करके बताना है आपको। ठीक है, फिर आप अतः करके लास्ट में बता सकते हैं, 1 मिनट, अतः करके आप बता सकते हैं कि हम इनमें और इनमें कौन सा फर्क देखने को मिल रहा है और कौन सी शिक्षा बेहतर है, कौन सी शिक्षा बेहतर नहीं है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपका देखो, करना 2 ही प्रश्न है लेकिन आपको दिए कितने जा रहे हैं, 7 4 11 प्रश्न 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो बस आपको उसी हिसाब से 2 ही प्रश्न करने, 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं, 7 5 11 हो, 1 मिनट, 7 8 9 10 11, मतलब 5 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इसमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा की विवेचना कीजिए तथा इसकी तुलना इंग्लैंड से कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना रहेगा। अगला 10वां नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है भारत और ब्रिटेन की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, भारत और ब्रिटेन की जो प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है इसका आपको समीक्षात्मक क्या करना है, विश्लेषण करना है। और इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न यानी आखिरी प्रश्न आ जाता है कि तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र की विवेचना कीजिए और इसकी कुछ गंभीर समस्याओं का विश्लेषण भी कीजिए। तुलनात्मक शिक्षा में जो है कुछ गंभीर समस्याएं भी पाई जाती हैं, उनका भी वर्णन आपको करना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर ऐसे ही और वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।